हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर आपका रह चुका था। तो जो 2 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 आपका गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, जो अलग से चैप्टर नंबर 5 है, तो उसको देखिएगा। तो थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट आपका केवल इंटरनल एग्जाम या फिर क्लास 12 के एग्जाम के लिए नहीं हो, आगे तक का भी काम देगा आपका। ये भी आपका खासकर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर है, जो इसका यूनिट का नाम है कि यूनिट नंबर 10 देखिएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस पूरा इसका नाम इतना है, इसमें केवल नोट से बैलेंस ऑफ पेमेंट था। पूरा नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसी पे बैलेंस ऑफ पेमेंट निर्धारित होता है। तो ये भी आपका वर्ल्ड मार्केट, यानी कि हम लोग थोड़ा सा बाहर की ओर चलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम ही होता है कि मैक्रो है, यानी बड़ा ऊपर लेवल तक चलेंगे। और यहाँ से आपको हर एक एग्जामिनेशन, जो बड़ा बड़ा कंपटीशन एग्जाम में दीजिएगा, तो वहाँ से आपका मैक्रो ही पूछा जाता है, ना कि माइक्रो पूछा जाता है। माइक्रो आपका सेमेस्टर की एग्जाम पूछा जाएगा, ठीक है ना। एमए बीए डीए करिएगा तो माइक्रो, लेकिन मैक्रो आपका हर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका, क्या बोलते हैं, बोर्ड की एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से। तो आपका गवर्नमेंट बजट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वहाँ से आपका वेटेज तो ब्लूप्रिंट में देखिएगा ज़्यादा नहीं है, 3 नंबर का साल दे रहा है ना, और इसका भी वेटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इतना ढंग से ताकि हम लोग फ्यूचर में काम। देखिए, मैं कल सेमेस्टर का एग्जाम दिया, तो वहाँ पर क्या अधिकतर मैं 12 के बेसिस पर बनाया। तो ऐसे करके और कंपटीशन में जाइएगा ना, तो जो भी पढ़ते जाइएगा पीछे से, तो सब उसी सब का बेसिस पे तैयार होता है, ठीक है। सेमेस्टर में केवल माइक्रो था, तो माइक्रो सब पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपका बता तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो इसका डिस्कशन चलेंगे। और वन शॉट रिवीजन नहीं है कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। रिवीजन बाद में, पहले पढ़ लीजिए। इसको पढ़ा भी नहीं है तो पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, ठीक। इकोनॉमी तो देखिए, इकोनॉमी आपका क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट जो है, वो तो बजट इस साल भी रिलीज हो गया, अभी हम भी नहीं देख पाए अच्छे से। तो उसको स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा बजट को एनालिसिस करते हुए हम उसको ले चलेंगे, ठीक। तो उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। बहुत मतलब सॉरी, क्या बोलते, बताना चाहते हैं कि आपका मैक्रो स्टार्ट हो गया, तो मैक्रो का 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। जो मेन चैप्टर बच चुका है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम लोग बाहर चलेंगे, कंट्री से बाहर, जैसे कि ट्रेड होगा, व्यापार होगा, कितना कैसे लॉस घाटा, तो सब कुछ देखेंगे। और जो गवर्नमेंट कंट्री के अंदर काम करती है, जैसे कि जो सरकार का 2 पिलर हम लोग मान के चलते हैं, एक मॉनेटरी और एक क्या होता है, फिजिकल। तो मॉनेटरी में जो आरबीआई सब काम करती है, फिजिकल में जो गवर्नमेंट काम करते हैं। तो जो गवर्नमेंट काम करते हैं फिजिकल पॉलिसी वगैरह, तो सब बजट में हम लोग पढ़ेंगे। तो बजट में उसको अच्छे से कर लेंगे, ताकि इंटरनल सब क्लियर हो जाए। एक्सटर्नल के लिए जो कंट्री का कैसे, अदर कंट्री से कैसे रिलेशन है, आज हम लोग जानते हैं कि सब ओपन इकोनॉमी में काम होता है। वैसा तो कोई कंट्री है नहीं जो कि क्लोज इकोनॉमी में है। तो इसमें ओपन इकोनॉमी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आपका आता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट ही आता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ने से पहले हमको फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझना होगा। इसीलिए इस पूरा यूनिट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, आगे चल के जब इसको स्टार्ट करेंगे। अभी मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टार्ट करूंगा, यहाँ से समझाऊंगा। उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट वगैरह करिएगा, उसको मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और आज आपका टेस्ट भी है, तो टेस्ट में भी हम 7 बजे चैप्टर 2 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ पर ज्वाइन करिए और बहुत कुछ सीखिए और समझिए, ठीक है। तो बैलेंस पेमेंट तो समझते होंगे कि लेखा जोखा एक तरह से, क्या समझिए, हम लोग जो घर में काम करते हैं ना, एक तरह से क्या बोलते हैं, खाता बही जो समझिए, तो उस टाइप से लेन देन होता है। तो हम लोग इसका डिस्कशन बाद में, अभी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट से चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 याद रखिएगा। टाइमिंग आपका 1-2 मिनट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए। अब आपका स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 देख लीजिएगा। चलिए, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, नाम से क्लियर है, ज़्यादा टेंशन लेना है नहीं। कि फॉरेन एंड एक्सचेंज यानी कि विदेशी, जो हम लोग एक्सचेंज यानी कि क्या बोलते हैं, उसको बदलाव जो करते हैं। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि फॉरेन एक्सचेंज इज द नेशनल करेंसी विद द फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल सा है कि एक्सचेंज ऑफ नेशनल करेंसी, ध्यान दीजिएगा, नेशनल करेंसी का एक्सचेंज करना, बदलाव करना, यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफर करना विथ फॉरेन करेंसी। यानी कि $1 से हम कितना इंडियन रुपये को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, बस सिंपल सा फॉरेन एक्सचेंज। तो इसी को क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। तो क्या होगा, इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में क्या कर सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द क्या, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर, सम टोटल ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी बॉन्ड्स इशू बाय द फॉरेन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स। देखिए, नया नया वर्ड आ गया यहाँ पर। क्या बोल रहा है कि दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ स्टॉक्स और फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के जितने स्टॉक हमारे पास हैं, वो भी आपका एक्सचेंज का ही काम कर रहा है, इंक्लूडिंग जिसमें आपका सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स भी आ गया। सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, जैसे कि सिक्योरिटी कहने का मतलब, बॉन्ड्स कहने का मतलब कि एक तरह से डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है कि इसे हम लोग इतना पैसा आपको दे सकते हैं, इतना पैसा ले सकते हैं। सरकार रखती है, सरकार को कोई पैसा की आवश्यकता होती है, तो डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी को बेचकर उसको पैसा अपना मार्केट में, आरबीआई को पैसा की आवश्यकता होती है, तो उसके पास सिक्योरिटी रहते हैं बहुत सारे। हम लोग किसी से पैसा लेना रहता है तो क्या करते हैं, किसी से मांगते हैं। तो सरकार किससे मांगेंगी, तो सरकार कुछ डॉक्यूमेंट्स रखती है, डॉक्यूमेंट्स को देकर आप उसमें, जिसके बॉन्ड्स हैं, आप शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदिएगा, तो कुछ बॉन्ड्स रहता है, आपकी इतना बॉन्ड्स है, इतना देना है, इतना लेन देन करना है। यानी कि बॉन्ड सिक्योरिटी कहने का मतलब कि हम लोग उससे पैसा क्या कर सकते हैं ना, कि जनरेट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, रेट आगे पीछे कर सकते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स के रूप में कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्कशन हम लोग बाद में जब चैप्टर आगे पढ़िएगा तब समझ में आएगा। ज़्यादा मत समझिए, इतना ही समझिए। तो ये सब सरकार रखती है अपने पास, तो सब क्या एक्सचेंज का रूप में काम करेगा, ठीक है ना। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज, हम लोग यहाँ पे जो
स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी रखी है, मान ली डॉलर सरकार रखी है, तो डॉलर रखने का मतलब क्या हुआ, वो एक्सचेंज करके रखी है, तो उससे हम लोग और खरीद सकते हैं बाहर से। डॉलर से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं बाहर से। स्टॉक सॉरी, डॉलर से मतलब खरीद सकते हैं, तेल वगैरह खरीदेंगे तो क्या करेंगे, उससे करेंगे। तो एक्सचेंज होने का काम हो रहा है, एक करेंसी से दूसरे करेंसी यहाँ पर चेंज होता है। डॉलर देकर रुपीज लेना, रुपीज लेकर डॉलर देना, ठीक है। इसके बाद इशू बाय द फॉरेन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट, जो सरकार कॉर्पोरेट्स वगैरह निकालती है, उसी को हम लोग स्टॉक को रखते हैं। तो क्या बोलेंगे कि सब फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रहा है, सिक्योरिटी का, बॉन्ड्स का, गवर्नमेंट स्टॉक का, या फिर डायरेक्ट पैसा के रूप में हो सकता है, कितना पैसा चाहिए इतना। तो बस एक्सचेंज का काम कर रहा है, लेन देन का काम कर रहा है। तो कैसे काम होगा, कोई रेट होना चाहिए ना। तो एक फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, जिस मार्केट में रेट लेन देन होता है पैसा का, कि कितना हम लोग देंगे, कितना पैसा में कितना देंगे, पैसा का सब लेन देन, पैसा का, गुड्स और सर्विस का नहीं, पैसा का, कि $1 में आप कितना पैसा दीजिएगा और ₹1 में कितना डॉलर दीजिएगा, तो उसी का लेन देन होता है। और जिसमें होता है तो उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बात को समझ गए, तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो अगर इतना डिटेल में नहीं समझेगा तो सिंपल सी एक लाइन, जो फर्स्ट लाइन दिया है कि एक्सचेंज ऑफ द नेशनल करेंसी विथ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज, आपका काम खत्म हो गया। चलिए सेकंड टॉपिक आइए कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जैसा कि बता दें कि जिस मार्केट में काम होगा तो उस मार्केट को बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट प्लेस हो गया, वहाँ पे जो लेन देन करेंगे। वी आर द नेशनल करेंसी आर ट्रेडेड फॉर द फॉरेन करेंसी, जो कि नेशनल करेंसी का व्यापार होगा किससे, फॉरेन करेंसी से। एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वर्क्स थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब कैसे होगा, कोई इंस्टीट्यूशन है उसी के जरिए ना काम होगा, जैसे कि हम लोग RBI को मान कर रखते हैं, तो वही काम करती है। एंड ऑपरेट द सेवरल लेवल, और भी बहुत सारे काम करती है, जैसे कि सीट्स नेशनल ट्रेड को देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक। इन्वेस्टमेंट बाई इनेबलिंग द करेंसी कन्वर्जन, मतलब करेंसी को चेंज करके कैसे इन्वेस्टमेंट करवाना है। जैसे कि मान ली कोई बड़ा कंपनी यहाँ पर आ रही है, तो वो बड़ा कंपनी आ रही है तो डॉलर लेके बाहर से आ रही है, तो उसको इंडिया रुपी देना है, कितना देना, कैसे कितना इन्वेस्ट करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर काम करती है कौन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एक मार्केट का सिस्टम हो गया जहाँ पर चेंज होता है, सिंपल सा था। अब कुछ फंक्शन होंगे इसके। फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो मार्केट है तो इस मार्केट का फंक्शन क्या है। पहला क्या फंक्शन है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ट्रांसफर द परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्री इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। जैसे कि परचेजिंग पावर कहने का मतलब कि आप पैसा, जितना है पैसा मान ली मैंने आपको दिया या आपने हमको डॉलर दिया, तो आप एक परचेजिंग पावर को बेच रहे हैं, आप उससे हम खरीद सकते हैं ना डॉलर से सामान। तो परचेजिंग पावर को कंट्री ट्रांसफर करती है, तो इसी को काम करती है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ट्रांसफर द परचेजिंग पावर ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन जो इन्वॉल्व होता है, तो परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करती है, पहला। सेकंड क्या है, इट इज़ द हेल्पफुल टू द क्रेडिट चैनल फॉर द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के क्रेडिट चैनल का काम करेगी, यानी क्रेडिट चैनल करने का मतलब किसे, लोन देने का काम करेगी, किसका, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन व्यापार हो रहा है तो वहाँ से लोन देने का काम। लोन देने का काम, कितना पैसा हमको इतना चाहिए तो इतना हम देंगे, तो इस टाइप से भी काम करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक। हेल्पफुल टू प्रोवाइड क्रेडिट चैनल फॉर द फॉरेन ट्रेड, व्यापार हो रहा है तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए चैनल का काम करेगी कौन, मार्केट करेगी। इसके लिए इट इम्प्लाई द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू द वेरिएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक प्रकार से इट इम्प्लाई द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, कोई भी रिस्क वगैरह हो रहा है तो उसके लिए सुरक्षा देगी, प्रोवाइड करेगी कि नहीं, मैं इस रेट से हूँ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जिस रेट से मैंने तय किया हो उसी रेट से दूंगा। तो एक कंपनी होती है, जो कि इंस्टीट्यूशन होती है, जो कि सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करती है एक्सचेंज के रेट देट मतलब काम करने में। हम लोग में यहाँ पे RBI हम लोग के पास है, तो RBI को लेकर चलते हैं, जो सेंट्रल बैंक कराती है सबका, ठीक है। तो ये सब सिंपल काम था, ये सब समझिएगा तभी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आएगा, ठीक है। ये सब एक्सचेंज रेट कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज किसी भी तरीके से हो सकता है, पैसा के लेन देन में हो सकता है, या ऊपर हम लोग देखिए बॉन्ड सिक्योरिटी को भी खरीद के रखकर उसको भी फॉरेन एक्सचेंज के रूप में ही देखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब देखिए किस रेट पे काम होगा, क्या बोलते हैं कि रेट भी चाहिए मार्केट, तो मार्केट में कोई रेट होता है ना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक डॉलर बराबर 60 रुपये, अब तो 80 रुपये, आई थिंक 80 पार हो गया होगा। तो इतना रेट से कैसे, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेफर टू द रेट एट विच 1 यूनिट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट ऑफ ए करेंसी ऑफ ए कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर द करेंसी फॉर अनदर कंट्री। एक यूनिट एक कंट्री का ₹1, जैसे हम लोग का यहाँ पे लेकर चलें कि ₹1 है यहाँ का, ठीक है, भारत का, और दूसरे कंट्री का कितना, तो 1/60 यानी 0.011 सेंट। तो कितना रेट है, $1 में कितना आप दीजिएगा या ₹1 में कितना दीजिएगा, तो उसी रेट को बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिस रेट पे चेंज होता है। इन अदर वर्ड इट इज़ द प्राइस पेड इन द डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि उसका डोमेस्टिक करेंसी में कितना प्राइस को पेड कर रहे हैं, डोमेस्टिक वैल्यू उसका कितना दे रहे हैं, किसके ऑर्डर में, एक यूनिट फॉरेन करेंसी के ऑर्डर में। डोमेस्टिक वैल्यू मैंने 60 रुपये दे रहा है उसका, तब जाके हमें बाहर का ₹1 मिल रहा है। ये हो गया सिंपल सा। अकॉर्डिंग टू क्या है, शेयर जो कोई इकोनॉमिस्ट होंगे तो ये क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ द करेंसी इन द टर्म ऑफ ईच आर कॉल्ड फॉर द प्राइस ऑफ ए करेंसी इन टर्म ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बात थोड़ा सा समझना होगा अच्छे से। प्राइस ऑफ ए करेंसी इन टर्म ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि हर एक ईच करने मतलब हर कंट्री का जो रेट होगा, जिस प्राइस पे चेंज करेगी तो बस फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। हर कंट्री जिस पर काम करेगी तो उनका कहना मतलब प्राइस ऑफ करेंसी
इन टर्म ऑफ ईच, एक दूसरे का मतलब क्या प्राइस है, मेरा प्राइस कितना है आपके आपके कंट्री के क्या बोलते हैं रुपीज़ के वैल्यू में, तो उसी टाइप से करा है। एंड ईच अदर एंड आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, सिंपल सा, ठीक है। जिस रेट पे फॉरेन एक्सचेंज काम हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसी को बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि $1 इतना है, तो इतना इतना ऐसे करके पढ़ लीजिए। इट रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल परचेजिंग ऑफ ए कंट्री, एक्सटर्नल परचेजिंग यानी कि बाहर से कितना खरीद पाएंगे, तो उसको दिखाएगा कि आप $1 में क्या कैसे कैसे काम कर पाएंगे। इट इज़ द रेट एट विच एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द नेशन आर वैल्यूएटेड एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय में कितना एक्सचेंज रेट से आप क्या करिएगा, कितना एक्सपोर्ट कर पाइएगा, कितना इंपोर्ट करिएगा, तो बताता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंपल सा है, क्या होता है, एक्सपोर्ट्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन कंट्री, यहाँ पर अपने कंट्री में या कहीं पे कंट्री में होगा, एंड परचेज बाय द रेसिडेंस ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री के द्वारा खरीदा जाएगा, ठीक है ना। तो खरीदा जाएगा यानी कि मैं उसको बेचूंगा, सेल करूंगा, तो एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट उसका अपोजिट, दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर बाउट बाय ए कंट्री वंस रेसिडेंट दैट आर प्रोड्यूस इन द फॉरेन कंट्री, अलग दूसरा कंट्री में प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर इसको क्या किया हम लोग, बाउट किए, खरीदे, और इसमें क्या था, बेचे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिंपल सा। और जिस रेट पे जितना पैसा का लेन देन में काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपका, क्योंकि आप उसी का पैसा मैंने काम करिएगा, बाहर से कोई कंपनी आ रही है इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तो यहाँ पे तो सब रुपीज़ में खरीदना होगा, डॉलर देगी, डॉलर देकर रुपया लेगी, तो डॉलर पर कितना में चेंजिंग कर रही है, तो एक्सचेंज रेट उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट के कुछ टाइप हैं, आप कैसे कैसे चेंज करिएगा, तो दो टाइप इसका मेजर है, आपका फिक्स एक्सचेंज रेट, इसके भी दो टाइप है, इसके बाद एक आपका होगा फिक्स के बाद एक खास फ्लेक्सिबल, तो दो आपका मेन है, बहुत सारे और भी टाइप है, लेकिन हम लोग और भी है, जैसे कि यहाँ पर दिया होगा स्पॉट रेट है, इसके बाद फॉरवर्ड है और मल्टीपल है, लेकिन दो आपका मेन है, आपका दोनों मेन में देखिएगा, फर्स्ट आपका कौन था, एक आपका फ्लेक्सिबल आपका, और सेकंड और फर्स्ट में आपका था फिक्स एक्सचेंज रेट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्स, और फिक्स का दो टाइप है, तो दोनों को देख लीजिए कैसे कैसे क्या होगा। देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होगा, नाम से क्लियर होगा यहाँ पर, तो फिक्स एक्सचेंज रेट आपका नाम से क्लियर है, कैसे कैसे क्या होगा देख लीजिए। द रेट अनाउंस बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी, जैसे कि यहाँ पर आरबीआई के बारे में बोल रहा है कि जो रेट अनाउंस कर देगी उसी रेट पर लेन देन आपको करना होगा, ठीक है। डेली मंथली बेसिस दोनों है फिक्स एक्सचेंज रेट, जिस बेसिस पे काम करती है, जिस बेसिस पे आपको रेट दे देगी, तो उसी रेट को बोलेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा रेट तैयार किया जाता है। इट इज जनरली डज नॉट चेंज और चेंज कैन टेक प्लेस विद इन ए फिक्स और लिमिट ओनली, ये ज़्यादातर चेंज नहीं होता है, और चेंज अगर होगा भी तो एकदम नाम मात्र के बहुत ही लिमिट समय, मतलब लिमिटेड चेंज होगा हल्का फुल्का, लेकिन ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा। तो इसका दो टाइप हो गए, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पहला, और सेकंड क्या था आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब देखिए गोल्ड हम लोग भी जानते हैं कि कंट्री में कोई भी कंट्री अगर मान ली करेंसी निकालना है, तो कितना करेंसी निकालेगी, जितना उसका गोल्ड का वैल्यू होगा, गोल्ड का वेटेज से ही करेंसी निकलता है, तो इसी के आधार पर हम लोग एक्सचेंज रेट में काम करते हैं। गोल्ड को कितना, गोल्ड आपका 1 ग्राम गोल्ड का कितना वैल्यू रुपीज़ का है, यहाँ पे दिया होगा कि आपका 4 ग्राम का वैल्यू इतना है, तो इस टाइप से रेट निकलता है पैसा का गोल्ड के वेटेज में, तो उस टाइप से भी एक्सचेंज रेट होता है, ठीक। इतना गोल्ड में इतना पैसा आपको देंगे, इस टाइप से कैसे देख लिए। इन दिस सिस्टम द गोल्ड वाज टेकन हैज द कॉमन यूनिट पैरिटी बिटवीन द कंट्रीज, कंट्री में पैरिटी में मेल जोल रखने के लिए कॉमन यूनिट होता है, जैसे गोल्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। इन सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री में कैसे इनटू ईच कंट्री वाज टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन गोल्ड, हर एक कंट्री को ईच कंट्री वाज टू डिफाइन, सभी को डिफाइन करना था कि वैल्यू करेंसी इन द गोल्ड, गोल्ड के रूप में करेंसी का वैल्यू को सभी को डिफाइन करना था, सभी डिफाइन किया। जैसे कि यूके आपका एक जो पॉन्ड है आपका 4 ग्राम के बराबर इसका है, और यूएस का 1 ग्राम में आपका 1 ग्राम गोल्ड, इसका तो एक वैल्यू है US डॉलर का, 1 ग्राम में 1 गोल्ड का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर इन यूके में आपका, तो यूके में कितना बोला कि 1 यूके पाउंड, तो 4 US डॉलर के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला कि 1 पाउंड में 4 ग्राम, और यहाँ पे क्या 1 ग्राम में 1, तो दोनों 1 4 के बराबर हो गया, तो 1 पाउंड बराबर 4 US डॉलर, सिंपल सा। तो कह रहा है कि $4 बराबर क्या हो गया, $4 बराबर वुड बी एक्सचेंज फॉर 1 यूके पाउंड। तो गोल्ड से हम लोग, गोल्ड से वैल्यू यहाँ पर करेंसी का निकल रहा है, तो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, तो गोल्ड यहाँ पे क्लियर है, तो गोल्ड से गोल्ड को याद रखिए फर्स्ट। चलिए सेकंड क्या था, सेकंड था कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। देखिए ये भी आपका फिक्स एक्सचेंज रेट का पार्ट है, तो फिक्स का पार्ट में इसमें क्या होगा कि जस्ट, और एक और इसका नाम है कि एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस द डिफरेंट करेंसी वी आर पेग्ड रिलेटेड टू वन करेंसी एज US डॉलर, जैसे कि हर एक कंट्री को एक कंट्री से मिलाकर किसी, जैसे इंटरनेशनल करेंसी आपको US डॉलर है, तो इसी से मिला के अपने रेट को तय करते हैं, तो उसी को बोलेंगे। वहाँ पे तो गोल्ड था स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपका US डॉलर स्टैंडर्ड है, यानी कोई भी इंटरनेशनल करेंसी एक स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, रिलेटेड टू यानी कि पेग टू मिलाकर देखते हैं। इसके बाद US डॉलर वाज असाइन तो गोल्ड वैल्यू ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, गोल्ड वैल्यू में इसका रखा गया था,
साइन किया गया था कि US डॉलर को हम लोग मानेंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हो गया। और इसके बाद गोल्ड कंटिन्यू टू बी अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन द टू कंट्री, दो कंट्री में बीच में हम लोग गोल्ड भी आज एक यूनिट है मापने का, दोनों में कैसे कैसे होगा। एंड इज जस्ट द पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी वाज पॉसिबल ओनली इफ द अलाउ बाई IMF। अगर IMF अलाउ करती है तो हम लोग कुछ चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू में। एडजस्टमेंट द पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी वाज पॉसिबल, यानी करेंसी का कितना वैल्यू है, पैरिटी वैल्यू में कितना समानता है दोनों के बीच में, दो करेंसी के बीच में, तो उसमें हम लोग चेंज भी कर सकते हैं जब IMF अलाउ करती है ना। जैसे यहाँ पे कैसे करिए, किसी 1 ग्राम में 4 ग्राम, 1 पाउंड में 4 ग्राम, तो IMF कहेगी या कुछ मतलब उसमें डिस्कशन होगा तो यहाँ इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं जब ये अलाउ करती है तब, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये कोई स्टैंडर्ड करेंसी को वेटेज मान के हम लोग जब एक्सचेंज करेंगे तो आपका हो गया ब्रिटेन वुड्स एक्सचेंज रेट, और जो स्टैंडर्ड को नहीं गोल्ड को लेकर मान के चलेंगे तो आपका आ गया गोल्ड स्टैंडर्ड क्या एक्सचेंज रेट। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब आपका कुछ मेरिट्स एंड कुछ डीमेरिट्स, तो एग्जाम में मेरिट डीमेरिट से सवाल नहीं आएंगे, लेकिन सिलेबस में तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। देखिए मेरिट अगेंस्ट इन द फिक्स एक्सचेंज रेट, अगर वो फिक्स है तो उसका मेरिट क्या होगा, इट्स प्रमोट द वर्ल्ड ट्रेड का बढ़ावा मिलेगा। कैसे, बाहर से कंपनी आएगी, अब यहाँ से कंपनी बाहर जाएगी क्योंकि उसको रेट फिक्स मिलेगा कि मेरा इतना पैसा का इतना वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, तो फिक्स है तो फिक्स मिलेगा। बिकॉज द फिक्स रेट, देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, प्रिवेंट्स रिस्क, अब रिस्क वगैरह से बचेगा कि नहीं, जितना पैसा का वैल्यू दे रहे हो उतना ही मिलेगा, कोई रिस्क नहीं है। कि जैसे कि एक आपका रेट चेंज होता है मार्केट की डिमांड और सप्लाई से, तो मार्केट डिमांड जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो मार्केट डिमांड का सप्लाई से, तो मार्केट डिमांड और सप्लाई में तो फ्लक्चुएशन मार्केट में देखने को मिलता है, तो मेरा पैसा का रेट कभी आगे पीछे देखने को मिलेगा, इसीलिए इन सब का फिक्स रहता है, कोई रिस्क नहीं रहता है, इसीलिए इसमें वर्ल्ड ट्रेड प्रमोट होता है, ठीक है ना। एंड अनसर्टेनिटी इन द ट्रांजेक्शन में लेन देन नहीं रहता है, ठीक है। तो कोई भी रिस्क या फिर अनसर्टेनिटी वगैरह से बचते हैं हम लोग इस रेट में, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देखिए इसको भी बढ़ावा देती है, विच प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे, बाहर से कोई तो फिक्स मिलेगा पैसा तो कोई भी बाहर से आने कंट्री इन्वेस्ट करेगी ना, तो इसीलिए इसको यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। तो कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी क्योंकि उसको पैसा यहाँ पर क्या मिलेगा, फिक्स रेट से कोई उसको डर नहीं रहेगा, जो फर्स्ट में देखा था कि अनसर्टेनिटी वगैरह रिस्क वगैरह नहीं रहेगा, ठीक। इसके बाद फॉरेन ट्रेड डोमिनेटेड कंट्री लाइक द UK डेनमार्क, फिक्स एक्सचेंज रेट इज़ द मोर इसेंशियल। देखिए कुछ कंट्री क्या होती है, उन लोग अपना सब कुछ बिजनेस वगैरह सभी उन लोग का जो बेसिक चीज़ होता है। चलिए तो क्या बोल रहे थे, कुछ कंट्री का जो अर्थव्यवस्था होता है केवल मार्केट पर टिका हुआ है, तो उन लोग के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक होता है। कौन सा, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है, तो इन लोग के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। इसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट आर द इंश्योर द इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी विच प्रमोट्स द कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी का जो कंट्री के अंदर में प्राइस जो लेन देन फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फिक्स से फिक्स हम लोग को मिलता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, प्रमोट्स द कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि रोड बिल्डिंग जो भी सरकार बनाती है, जो भी हम लोग फिक्स जो एसेट्स बनाते हैं, तो उसको प्रमोशन मिलेगा क्योंकि हम लोग का पैसा जो भी लेन देन करेंगे वो फिक्स मिलेगा, डर नहीं रहेगा, जितना इन्वेस्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पैसा मिलेगा। तो कुछ मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स में देखें क्या अवगुण है, मेरिट्स ये सब है। इसके बाद है फिक्स एक्सचेंज रेट इज द मोर इसेंशियल फॉर द डेवलपिंग कंट्री फॉर द कैरिंग आउट प्लान डेवलपमेंट इफोर्ट्स, यानी कि पहले से कुछ सोच के हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे। कोई भी डेवलपिंग कंट्री है सरकार करेगी तो पहले से सोच लेगी कि यहाँ पे इतना पैसा खर्च करेंगे, इस सेक्टर में इतना लगाएंगे, तो इस सेट में लगाएंगे इतना पैसा मिलेगा, तो उसको हमें एक्सचेंज करना होगा तो इतना, तो सब कुछ फिक्स है ना, तो वो भी अपना प्लानिंग करेगी तो सब फिक्स करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसीलिए बहुत इसका कुछ मेरिट्स है, तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा एग्जामिनेशन में, और मेरिट से सवाल बहुत कम ही आते हैं, चांस नहीं रहता देने से, लेकिन आपको बता दूँ थोड़ा सा सिलेबस में दिया हुआ था। अच्छा डीमेरिट देख लीजिए, टुडे द स्मूथ फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। देखिए आज इसका पॉसिबल नहीं है कि फिक्स, क्योंकि आज हम लोग मार्केट में देखते हैं कि हर दिन बढ़ाव चढ़ाव होते रहते हैं, इतना मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है, तो एक फिक्स रेट पे काम करना उतना क्या बोलते हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई कब कैसे बढ़ेगा, फिक्स रेट में तो फिक्स ही ना दीजिएगा। आज में प्रोडक्शन बढ़ गया तो मैं चाहूँगा प्राइस हमें ज़्यादा मिले, लेकिन प्राइस नहीं मिल पाएगा, तो इसके थोड़ा सा आज पॉसिबल उतना नहीं है। इसके बाद दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल प्राइस इनस्टेबिलिटी एंड क्या है रिक्वायर्ड ए कंट्री, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल प्राइस इनस्टेबिलिटी। वहाँ पे क्या था, स्टेबल था, यहाँ पे इनस्टेबिलिटी प्राइस देखने को मिलता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स इसी से देखने को मिलता है कि चेंजिंग करता है। इसके बाद क्या है, इट इग्नोर द इंटरनल क्या है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट कहने का मतलब नेशनल इनकम प्राइस लेवल सबको इग्नोर करेगी, इंटरनेशनल लेवल पर देखें कि हमको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस पर काम करती है। एंड फॉर द गेनिंग द इंटरनेशनल बेनिफिट्स, यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो इंटरनेशनल बेनिफिट्स है जो मिलता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए काम करती है। इसके बाद मेंटेनिंग द फिक्स एक्सचेंज रेट, वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल हैव टू अप्लाई ऑन द क्या है वेरियस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग कंट्रोल निर्धारण करना पड़ता है, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट पे काम करना होता है, तो इसलिए देखिएगा इसके बारे में। और इसके बाद क्या करा, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द प्राइस
कॉस्ट रिलेशनशिप इसको भी नहीं दिखाता है, जैसे कि प्राइस कॉस्ट, अब कितना हमको कॉस्ट लगा, प्रोडक्शन किए तो हमको कॉस्ट ज़्यादा लगा, लेकिन आप प्राइस तो फिक्स दीजिएगा, फिक्स पे काम करिएगा, इसको भी नहीं दिखाता है। बिकॉज द डिफरेंट कंट्री फॉलो द डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, अलग अलग कंट्री अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी करती है, तो उसी के आधार पर ये ध्यान नहीं देते कितना प्रोडक्शन में पैसा लग रहा है, कितना पैसा हमको चाहिए, उस पर नहीं, सीधे देखिए कि इस रेट पे हम काम करेंगे, इसी पे आपको करना होगा, तो उसी रेट से काम होता है। इसके बाद इट डज नॉट इनकरेज द वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल को बढ़ावा नहीं देती है। वेंचर कैपिटल करने का मतलब कि कोई भी स्टार्टिंग का जो स्टार्टअप होता है, कोई कंपनी स्टार्ट कर रही है, उसको कुछ पैसा चाहिए, तो उसको पैसा के लिए फिक्स एक्सचेंज रेट में उतना नहीं मिल पाता जितना उसको चाहिए, उसको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा रेट पे ज़्यादा काम करना है, तो वह नया इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट में दिक्कत होता है। इस गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन 100% गोल्ड रिजर्व, इसके लिए सरकार को रिजर्व भी रखना होगा गोल्ड, क्योंकि इसी के बेसिस पे काम होता है, तो ये भी एक आपका डीमेरिट है। और देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर द ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी का वैल्यूएशन इसमें ज़्यादा भी होता है। कैसे? अब करेंसी का वैल्यूएशन कैसे ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए फिक्स मिल रहा है, तो कभी कभी ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, तो ज़्यादा चांस रहता है वैल्यूएशन करेंसी का आगे पीछे कंट्री से रिलेट करिएगा तो आगे पीछे निकल जाता है। तो ये सब डीमेरिट्स है, तो डीमेरिट्स मेरिट्स उतना ध्यान नहीं दे रहा है, बस जो यहाँ पे वर्ड लिखा हो इसको बता दिए, ताकि आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्या था। ठीक है, तो इतना डिटेल में तो बहुत हो गया। और यहाँ पे एक और बात था कि यहाँ पर ही कि कॉस्ट प्राइस में तो गुड सर्विस को तो हम लोग पैसा बात करेंगे, तो गुड सर्विस का लेन देन पैसा में होगा, तो हम लोग का पैसा पर बात करेंगे, लेकिन एक्सचेंज तो गुड से सर्विस का होगा ही, लेकिन उस पैसा पर तो पैसा रेट यहाँ पे पैसा का बात हो रहा है। जो सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड देख लीजिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसमें चेंज होगा, ये आपका मार्केट के डिमांड और फोर्स पे सप्लाई, डिमांड और फोर्स पे निर्धारित होता है। जैसे वो किस पे था, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जैसे कि RBI मॉनिटरी पे करेगी, यहाँ पे जो मार्केट में क्या चलते हैं, डिमांड सप्लाई चल रहा है, तो उसी के आधार पर होता है। जैसे कि देखिए, रेट इज डिटरमिन बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट, इंटरनेशनली मार्केट में कितना डिमांड है, उसका कितना सप्लाई है, तो उसी के आधार पर रेट एक्सचेंज होता है। किसका डिमांड, किसका सप्लाई, गुड्स और सर्विस का नहीं, पैसा, करेंसी का, उस करेंसी का कितना डिमांड है, कितना क्या बोलते हैं वैल्यू है, तो उसी के आधार पर होगा। इट इज़ द फ्रीली ऑटोमेटिकली डोमिनेटेड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, पूर्ण रूप से सच फ्लक्चुएशन वायलेंटली इवन इन सिंगल डे। अब एक दिन में भी इसका जो है ना फ्लक्चुएट करेगा, उसका जो वैल्यू है एक दिन में भी वायलेट हो सकता है, चेंज हो, कैसे क्या बोलते हैं, शेयर कैसे एक दिन में गिरता बढ़ता है, उसी प्रकार ये जो रेट है ना, एक दिन में मार्केट के वैल्यू के अकॉर्डिंग रेट बढ़ते घटते रहता है। हायर द डिमांड विल राइज द फॉरेन एक्सचेंज, अब मान ली करेंसी का डिमांड ज़्यादा होगा तो फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा उसका, एंड इसके बाद क्या था, एंड हायर सप्लाई विल फेल इन द फॉरेन एक्सचेंज, और सप्लाई करेंसी का सप्लाई बहुत ज़्यादा होगा तो उसका एक्सचेंज रेट घट जाएगा। किसी भी का सप्लाई बढ़ता है तो उसका रेट कम हो जाता है, डिमांड बढ़ता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ R इज इक्वल टू क्या है, रेट एक्सचेंज है, ये फंक्शन है आपका। DOS क्या है, डिमांड फॉर द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड सप्लाई फॉर द वैल्यू ऑफ करेंसी, क्या करेंसी का वैल्यू कितना है, उसके बाद सप्लाई इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसी पर डिपेंड करेगा, डिमांड बढ़ेगा तो रेट ज़्यादा मिलेगा, डिमांड कम होगा तो रेट उसका कम मिलेगा। तो इसके भी कुछ मेरिट और डीमेरिट है, तो इसको भी देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो कौन सा था हम लोग सेकंड में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और फिक्स था, आपका फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल में मेरिट में क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज ऑटोमेटिकली रिमूव, यानी कि लिक्विडिटी का मतलब कुछ हम लोग इंटरनेशनली पैसा को रखना होता है, जैसे कि फिक्स एक्सचेंज में इतना पैसा रखना है, इतना पैसा, जैसे कि 100% गोल्ड का जो बात करिएगा, देखिए गोल्ड का रिजर्व रखना है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में सब कुछ काम यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको बढ़ावा देगी। इट डज नॉट नीड ए आउटसाइड इंटरफेरेंस, बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो मार्केट का जैसा कंडीशन होगा उसी के आधार पर यहाँ पर प्राइस निर्धारण हो जाएगा। ठीक है ना, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं काम करेगी। देयर इज ए फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन द कंट्री विच हेल्प इन द प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पर आराम से हो सकता है। ऑटोमेटिकली रिमूव द डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़िएगा आगे चल के तो हो जाएगा, थ्रू द डिप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन ऑफ द कंट्री, कितना बढ़ रहा है वैल्यू, कितना घट रहा है करेंसी का वैल्यू, ये सब भी अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का फोर्स काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई। इट इंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी, ये सुनिश्चित करती है कि रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो, पूरा यूज हो। एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गोल्ड को रिजर्व रखने के लिए, एंड क्या इनकरेज द वेंचर कैपिटल को बढ़ावा देती है, आपको जितना चाहिए, जितना आपका डिमांड हो रहा है उतना इन्वेस्टमेंट करिए। यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि फिक्स ही मिलेगा, तो इस टाइप से बढ़ावा करने के लिए काम करती है। तो इसके बाद डीमेरिट्स भी कुछ होंगे ना, सभी का तो मेरिट डीमेरिट है, जिसको भी देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द फिक्स एक्सचेंज रेट क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी। देखिए, अब फ्लक्चुएशन होता है तो मार्केट में तो हमेशा डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द क्या है एक्सचेंज अमंग द रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन में किसी को फिक्स नहीं कितना मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, जितना फोर्स मार्केट में डिमांड काम करेगा उसी के आधार पर एक्सचेंज रेट का पेमेंट मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसको बात बोल रहा है, एंड रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका वैल्यू भी कम कर देता है। जैसे मार्केट का जैसा कंडीशन रहेगा तो उसी के आधार पर होगा, तो इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ
क्या, फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसके बाद एक और क्या है, ड्यू टू द फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट, इसमें तो फ्लक्चुएशन होते रहता है, बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स अंडरगो चेंज एंड विच डी आई क्या डिस्टेबिलिटी द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इसे क्या डिसस्टेबिलिटी रहेगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि सब कुछ हम लोग यहाँ पर चेंजिंग होते रहता है ना, कभी कोई फिक्स नहीं है, तो इस टाइप से यहाँ पे था। तो वही बार बार मेरिट डिमेरिट से देगा नहीं, बस पढ़ लीजिए सिलेबस में तो, ताकि हाँ आगे चल कर पता चलेगा कि कोई ऐसा क्या क्या होता है। चलिए एक और आपका बहुत ही प्यारा सा आ गया, स्पॉट रेट क्या होता है। ये भी आपका रेट है एक्सचेंज करने का, करेंसी को एक्सचेंज करने का। क्या रेट है कि इट इज़ द रेट, ठीक है, ये भी एक रेट है, एट विच द फॉरेन एक्सचेंज इज मेड अवेलेबल ऑन द स्पॉट। और मैक्सिमम 2 डेज़ का वक्त मिलता है कि 2 डेज़ में आपको डेफिनेटली तय कराना है कितना रेट में कितना दीजिएगा ऑन स्पॉट पे, तो 2 दिन के अंदर आपको काम करना होता है। दिस इज नोन एज द करंट रेट जो ही मिलेगा, केपेबल रेट, ठीक है ना। लेकिन इसको करवाता कौन है, दिस इज द रेट इज द कोटेड डिफरेंटली फॉर द बायर एंड सेल। बायर और सेलर के लिए अलग अलग बताया जाता है इस रेट को। तो बताने वाला कौन होता है, बताने वाला कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ना कोई प्राइमरी एजेंट, जैसे कि हम लोग को ज़्यादातर यहाँ पर बैंक काम करती है। बैंक बोलेगी, बायर को बोलेगी कि आप इतना $, दीजिए, ठीक है, खरीदने वाला। सेलर को बोलेगी आप इतना दीजिए, एक यूनिट का वैल्यू, एक करेंसी का वैल्यू, ये इतना जो बच गया 0.10 जो यहाँ पे देख रहे थे, किसके पास, बैंक के पैसा में जाएगा, बैंक के हाथ में जाएगा। तो एक्सचेंज करवाती है और इतना लेती है करेंसी। अब कोई बाहर से आया, कोई बाहर से इन्वेस्ट करने आया, तो अब RBI को बोलेगा हमको, आप नोट क्या बोलते हैं, मैं $, लेकर आया हूँ, आप हमको क्या दीजिए, आप हमको रुपीज़ दीजिए, तो ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो रुपीज़ खरीदेगा तो RBI बोलेगी कि नहीं हम आपको इतना देंगे। तो ऑन स्पॉट पे जब काम होता है तो RBI नहीं करती है, कोई बैंक वगैरह अलग से तो करती है। तो इस टाइप से डिमांड में कुछ और सप्लाई में कुछ और, थोड़ा सा फायदा गेन पाने के लिए होता है। इसके बाद फॉरवर्ड रेट, देखिए कुछ रेट ऐसे होते हैं जो कि फ्यूचर में काम, फ्यूचर फॉरवर्ड आगे के लिए तय हो जाता है। देखिए इट इज़ द रेट एट विच द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फॉरेन करेंसी इज मेड, कि हम आपको इतना वैल्यू देंगे, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में, बाद में, ठीक। दिस इज द रेट सेटल नाउ, अभी सेटल होता है, बट एक्चुअली द ट्रांजेक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट टेक प्लेस इन द फ्यूचर। लेकिन अभी सेटल होता है, लेकिन उसका ट्रांजेक्शन कब होता है, फ्यूचर में होता है। इसके बाद मल्टीपल रेट, कुछ एक ही ट्रांसफ़र का, एक्सचेंज का बहुत सारे रेट तय हो जाते हैं डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। कैसे, इट इज़ रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच ए कंट्री अडॉप्ट मोर देन वन रेट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ इट्स करेंसी। उस करेंसी का अलग अलग रेट अलग अलग समय के अनुसार पे निर्धारण कर लेती है, उसको बोलेंगे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो रेट के बारे में बहुत कुछ बता दिया, टाइमिंग थोड़ा सा है। तो एक और देख लेते हैं आपको, फैक्टर डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को कौन कौन फैक्टर है जो कि निर्धारित करेगी, तो इसको भी देख लीजिए। और आपका एक्सचेंज रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा चैप्टर बनने वाला है। इस यूनिट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट को देख लीजिए आप। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कैसे निर्धारण होता है, इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट होगा, जो प्रभावित करेगा, डिटरमाइनिंग यानी कि जो फैक्टर है, जो कारक है, जो प्रभावित करेगा, ठीक है ना। लेकिन कैसे होता है तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, उसको हम लोग आगे चल कर देखेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इसको बताता हूँ कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट कौन कौन फैक्टर है जो कि प्रभावित करता है, ठीक है। और कैसे एक्सचेंज रेट बनता है तो उसके लिए आगे देखेंगे। चलिए, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच काउजेज द फ्लक्चुएशन इन द, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, इन द रेट ऑफ द एक्सचेंज गिवन वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ तो इसे प्रभावित करिए। कैसे, पहला आपका चेंज इन ट्रेड, व्यापार में चेंज होगा तो उसके आधार पे आपका इसका रेट तय होता है। कैसे होता है, द डिमांड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज फ्लक्चुएटेड बाय द चेंज इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के चेंज होने से आपका फॉरेन एक्सचेंज का जो है ना, इसका भी प्रभावित होता है। कैसे होता है, इफ द एक्सपोर्ट एक्सीड्स इम्पोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इम्पोर्ट से तो क्या होगा, डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी, क्या बोला, डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ द एक्सचेंज इन द फेवर। देखिए अब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ से मैंने कुछ सामान को बाहर बेच रहा हूँ, तो कोई खरीदेगा तो यहाँ पे रुपीज़ का वैल्यू देगा, पैसा देगा, रुपीज़ के बराबर देगा, तो मेरा करेंसी फेवर में जाएगा, मेरा वैल्यू उसका बढ़ेगा, रुपये का डिमांड मार्केट में होगा। लेकिन अगर क्या होता है, इंपोर्ट होता है, अगर इंपोर्ट होता है, बाहर से मैं मंगाता हूँ, तो बाहर से मैंने पैसा मंगाया तो हमको देना होगा, हमको खरीदना होगा ना, $, के रूप में खरीदेंगे। बाहर से तेल हम लोग मंगाते हैं तो तेल हम लोग $, के रूप में देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी रहेगा तभी हम बाहर से व्यापार कर पाएंगे। तो यहाँ पैसा हो रहा है, एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ द एक्सचेंज विल मूव अगेंस्ट द कंट्री। अब यहाँ पे हम लोग कंट्री के अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मांग रहे हैं, तो आपका वैल्यू, आपका करेंसी का वैल्यू नहीं है, बाहर में आपका $, का वैल्यू है, तो $, का वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगा। तो इस टाइप से एक्सचेंज रेट प्रभावित होता है। तो इसे प्रभावित करने वाला कौन कौन है। इसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है,
सॉरी कैपिटल मूवमेंट है। कैपिटल मूवमेंट देख लीजिए, कैपिटल मूवमेंट इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट भी प्रभावित करेगा। कैसे करेगा? इफ़ देयर इज द कैपिटल फ्लो फ्रॉम यूएसए इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बनाने कोई बाहर से कैपिटल आती है, कोई कंपनी इन्वेस्ट करने आती है, डिमांड फॉर द इंडियन करेंसी विल राइज। अब यहाँ पे इंडियन करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी तो पैसा, और डॉलर लेके आएगी, डॉलर लेके आएगी तो आरबीआई से कन्वर्ट कराएगी रुपीज़ में ना, क्योंकि उसको रुपीज़ यहाँ पे तो खर्च करेगी रुपीज़, तो इसीलिए हम लोग का वैल्यू बढ़ेगा, रुपीज़ का वैल्यू बढ़ेगा कि लोग इंटरनेशनल मार्केट रुपीज़ का वैल्यू डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड हैज रेट एज ए रिजल्ट रेट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द इंडियन रुपीज इन द टर्म ऑफ डॉलर इज विल राइज। इसमें डॉलर के टाइम हम लोग का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ेगा इसका करेंसी। इस टाइप सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, देखो सिक्योरिटी के बारे में स्टार्टिंग में बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहती है जैसे कि, तो क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज एंड देयर बाय एक्सचेंज रेट, इससे भी आपका प्रभावित होता है, एक्सचेंज से भी, बॉन्ड सिक्योरिटी खरीदने से। बैंक रेट से भी कैसे? बैंक रेट राइज मोर फंड्स विल फ्लो इन द कंट्री, बैंक रेट बढ़ता है तो बैंक रेट ज़्यादा मिल रहा है किसी पैसा का, तो और भी कंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगी, पैसा लगाना चाहेगी, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। ठीक है ना, एब्रोड फ्रॉम अर्न टू हाई इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट पाने के लिए आएगी, बाहर से पैसा लेकर आएगी। ठीक है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ सप्लाई फॉरेन करेंसी इंक्रीज है, फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ जाएगा यहाँ पर, और क्या होगा? रेट ऑफ द एक्सचेंज मूव अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा, इसके चलते फॉरेन एक्सचेंज का रेट में चेंजिंग होगा, इसके सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? उसका रेट डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद लास्ट में क्या है? पॉलिटिकल कंडीशन, कुछ पॉलिटिकल कंडीशन भी है। और सेल स्टॉक में स्टॉक आप कितना रखें, कितना है, तो उसके आधार पर आपका होगा डिटर्मिनेशन। और लास्ट में होगा पॉलिटिकल कंडीशन, जैसे किसी कंट्री का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बना हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा? कोई आदमी इन्वेस्ट करेगा, उस चाहेगा तो इंटरेस्ट अच्छा पाएगा। मान लीजिए यूक्रेन वगैरह में लड़ाई युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट चाहेगा करने के लिए, तो वहाँ पे उसका रेट प्रभावित होगा। कैसे होगा? देखिए पॉलिटिकल कंडीशन में क्या है? इट इज़ देयर इफ़ देयर इज़ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर स्ट्रॉन्ग है एंड क्या है? इफिशियंस एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ अच्छा है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन द कंट्री, तो बाहर से आएगी, इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, इससे क्या होगा? डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी विल इंक्रीज एंड क्या है? एक्सचेंज रेट विल मूव इन द फेवर ऑफ द कंट्री, इससे हम लोग का एक्सचेंज रेट फेवर में आएगा। तो इतना कुछ डिस्कशन किया, 30 मिनट 31 मिनट हो गया, तो टाइमिंग भी हो चुका है। इसको आप अच्छे से एक बार और पढ़िए, कहीं से कोई दिक्कत होता तो कोई टॉपिक है तो उसको नेट वगैरह भी सर्च करके देख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, है छोटा चैप्टर, लेकिन छोटा है लेकिन डीप में है, डिटेल में, जितना अंदर जाएगा। मैक्रो है, काफ़ी बड़ा है, माइक्रो है नहीं कि बस इंडिविजुअल का पढ़ लिए, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा तब और क्लियर होगा, नहीं तो जितना बता दी इतना करिए, बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए, ओके।